गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. अप टू दिस वी हैव डन. ठीक है, हम लोगों ने इतना तक मैथ्स कर लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई विद देयर डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो first we will explain the concept of aggregate demand and then we will explain the concept of aggregate supply. So what is aggregate demand? Aggregate means total demand. तो पहले हम लोगों को पता है कि डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है. तो टोटल डिमांड हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? जब हम लोग एग्रीगेट सारा इंडिविजुअल डिमांड्स का टोटल लेंगे. तो सपोज देयर आर 3 customers and each customer is demanding 100 units. So if there are 3 customer और सब लोग एक एक करके 100 यूनिट डिमांड कर रहे, तो टोटल डिमांड कितना हुआ? 300 units. So what is this 300 units? This 300 units is nothing but aggregate demand. See, suppose there are 3 individuals and each one is demanding 100 units. So ये 3 चीज को मिला के कितना होता है? 300. तो ये अगर इंडिविजुअल डिमांड है और 3 कस्टमर मार्केट में है, तो तीनों का टोटल लेके हम लोगों को क्या मिलेगा? 30 यूनिट्स. एंड दिस 30 यूनिट्स इज नथिंग बट आवर एग्रीगेट डिमांड, दैट इज टोटल डिमांड. तो अब देखो, ये जो टोटल डिमांड है ना, वो कहाँ से आता है? वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि लोग कितना खर्चा कर रहे हैं. खर्चा जितना कर रहे लोग, उसका अगर हम लोग टोटल लेते हैं तो उससे हम लोगों को एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा. कैसे? क्योंकि जब तुम 100 यूनिट्स डिमांड करोगे तो वो 100 यूनिट्स खरीदने के लिए तुम पैसा खर्चा करोगे, तो वो होगा एक इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर. फिर दूसरा इंडिविजुअल 100 यूनिट्स खरीदने के लिए कितना स्पेंड कर रहा है, वो होगा उसका एक्सपेंडिचर. और तीसरा आदमी 100 यूनिट्स खरीदने के लिए जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो होगा उसका एक्सपेंडिचर. तो तीनों का एक्सपेंडिचर अगर मिलाया जाए तो उससे हम लोगों को मिल जाएगा कि मार्केट में टोटल डिमांड कितना हुआ. क्योंकि अगर लोग डिमांड करेंगे तो उसको खरीदने के लिए वो लोग पैसा भी खर्चा करेंगे, और पैसा वो लोग जितना खर्चा कर रहे हैं उससे हम लोगों को क्या मिलेगा? एग्रीगेट डिमांड. अब एग्रीगेट डिमांड 4 तरीके से 4 कंपोनेंट के साथ हम लोग कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर होगा इन्वेस्टमेंट. ठीक है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, उसके बाद है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट. तो अब देखो, कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन मतलब हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, जैसे हम लोग जो भी खर्चा करता है वो लोग कंजम्पशन पर्पस के लिए करता है. और कंजम्पशन का मतलब मैंने पहले ही तुम लोगों को बोला था, कंजम्पशन डजंट इम्प्लाई दैट यू आर कंज्यूमिंग. मतलब आप लोग सिर्फ खा रहे हो, खाना नहीं होता, सामान खरीदना, उसको भी कंजम्पशन बोलते. सपोज आई हैव परचेस्ड दिस पेन, मीन्स आई एम कंज्यूमिंग दिस पेन. अब ये पेन यूज कर करके जब ये पेन खराब हो जाएगा, कोई और यूज कर पाएगा? नहीं. तो कंजम्पशन मतलब सामान यूज करना भी होता है. कंजम्पशन डजंट ऑलवेज इम्प्लाई कि हम लोग सिर्फ खा रहे, नहीं होता. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट में भी लोग एक्सपेंडिचर करते हैं. जैसे मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया, वो एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है. कैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा? कि रोड्स बना लिया, बिल्डिंग्स बना लिया. अब रोड बनाने के लिए भी तो वो लोग डिमांड करेगा ही ना. रोड्स पे जो भी चीज चाहिए वो लोग गवर्नमेंट डिमांड करेगा. तो वो जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रहा है, दैट कम्स अंडर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एंड लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट, विच इज रिटन एज X-M. नेट एक्सपोर्ट मीन्स हम लोग जितना एक्सपोर्ट कर रहे. एक्सपोर्ट मीन्स वी आर सेलिंग टू अदर कंट्रीज. इम्पोर्ट मीन्स वी आर बाइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो वट एवर वी आर सेलिंग, if it is more than whatever we are buying, then our net export will be positive. याद रखना, हम लोग जितना बेच रहे हैं उस एक्सपोर्ट मीन्स whatever we are selling. एक्सपोर्ट मीन्स whatever we are selling to other countries. import means whatever we are buying. तो हम लोग जितना बेच रहे वो अगर ज्यादा है, ठीक है, मान लो कि हम लोग 500 रुपीज का सामान बेच रहे हैं, ठीक है, और हम लोग बाहर से जो खरीद रहे वो 300 है, दैट इज इम्पोर्ट.
तो अगर हम लोग ज्यादा बेच रहे और कम खरीद रहे तो हम लोगों के पास सरप्लस बचेगा. तो 500 minus 300 is 200 and this 200 is our net export. So what is net export? If we subtract export from import, we get net export. So if this is greater than this, then our net export is 0. If export is equals to import, then our net export is equals to 0. And if our export is less than import, then our net export is negative. ठीक है, मतलब हम लोग ज्यादा दे रहे हैं और हम लोग कम ले रहे हैं, और अगर हम लोग ज्यादा दे और ले कम, तब हम लोगों का जो निगेटिव में आएगा नेट एक्सपोर्ट. नाउ in explaining this aggregate demand, we know there are 4 components of aggregate demand, that is consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure and net export. Now to simplify our analysis, we have taken the assumption that the economy is a closed economy. Suppose this is Indian economy and this economy is closed, which implies कि हम लोग बाहर से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. इकोनॉमी पूरा क्लोज्ड है, हम लोग बाहर से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. तो अगर हम लोग बाहर के कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बात ही नहीं आएगा. अब एक और एग्जाम्पशन उन्होंने लिया कि जो इकोनॉमी है वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो ये दोनों चीज कैंसिल हो जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इनिशियली एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ठीक है, नाउ वी हैव टेकन द assumption that the economy is a closed economy without government interference. If this is so, then your aggregate demand is equals to C plus I, because this two concept will become 0. And if this two becomes 0, then C plus I plus 0 is equals to C plus I. So ultimately the formula for AD, in order to simplify our analysis, the formula for AD is equals to C plus I. So this is the ultimate formula for aggregate demand. The initial formula is C plus I plus G plus X minus M. Since we have taken the assumption that the economy is a closed economy without government interference, so this two concept will become 0, and what will remain with us is AD is equals to C plus I. Clear? Now the concept of aggregate supply. एग्रीगेट सप्लाई मतलब है इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम. क्यों? देखो, एग्रीगेट सप्लाई मतलब इकोनॉमी में टोटल सप्लाई कितना हो रहा है. तो इकोनॉमी में टोटल सप्लाई जो होगा वो कहाँ से आएगा? जितना प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में उसका जो सप्लाई आएगा, दैट इज, देखो, एग्रीगेट सप्लाई मीन्स टोटल सप्लाई. और सप्लाई कहाँ से आएगा? प्रोड्यूसर्स लोग जो भी प्रोडक्शन करेगा वो इकोनॉमी में वो लोग सप्लाई करेंगे और उससे हम लोगों को एग्रीगेट सप्लाई मिल जाएगा. ठीक है, तो नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? नेशनल इनकम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. ये हम लोगों ने ये चैप्टर खत्म नहीं किया है. जब हम लोग ये चैप्टर करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमी में, उसका अगर मनी वैल्यू निकाला जाए तो उसका जो टोटल होगा दैट विल बी आवर नेशनल इनकम. सो व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई मीन्स टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको मिला के एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है. तो टोटल जो प्रोडक्शन है उसका मनी वैल्यू होता है नेशनल इनकम, और टोटल जो प्रोडक्शन है उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई. सो इन दैट सेंस, सपोज द टोटल सप्लाई इन द इकोनॉमी इज 100 करोड़. ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हुआ है उसका टोटल लेके 100 करोड़ होता है. तो गुड्स एंड सर्विस जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका मनी वैल्यू कितना होगा? 100 करोड़. सो इन दैट सेंस कैन वी राइट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम? यस, वी कैन राइट दिस. दैट इज total supply, whatever is produced in an economy, is known as aggregate supply. And what is national income? National income is the money value of all final goods and services. तो अगर गुड्स एंड सर्विस कितना प्रोडक्शन हुआ है उसका टोटल अगर निकालोगे तो वही आएगा जो नेशनल इनकम है. सो इन दैट सेंस वी कैन राइट एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेशनल इनकम इफ कैलकुलेशंस आर करेक्ट. क्लियर? नाउ सी, नेशनल इनकम.
national income can be written as Y because we know that in economics income means Y. So national income can also be written as Y. Now we know that whatever our income is, either that income is either consumed or it is saved. तो consumption plus saving is equals to income. ठीक है, कंजम्पशन और सेविंग को अगर हम लोग ऐड करेंगे, इससे हम लोगों को जो मिलेगा वो होगा हम लोगों का इनकम और नेशनल इनकम. ठीक है, whatever is true for one individual is true for all the individuals in a country. So whatever is the income of the nation, this income is either consumed or it is saved. So we know that income, since income is equals to consumption plus saving, since our income is equals to consumption plus saving, and as we have seen that national income is equals to aggregate supply as well, so we can also write aggregate supply is equals to C plus S, and this aggregate supply can also be written as Y. Y is equals to C plus S, or aggregate supply is equals to C plus S. So this is the ultimate formula for aggregate supply. Now see, Y equals to AS is equals to C plus S. So what is C? C means consumption. ठीक है, और हमेशा याद रखना कि consumption as a component of income. Consumption is a component of income. It is a component of income and it is always positive. See, consumption is always positive even if your income is zero. Being a student, you do not have any income but still your consumption is not zero. तो देखो, अगर तुम्हारा इनकम जीरो है तो तुम्हारा कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोग बिना कंजम्पशन किए वो लोग बचेगा नहीं. तो अगर यू if you want to survive, then you have to consume. So even if your income is zero, your consumption is always positive. तो देखो, consumption is always positive. तो अभी अगर तुम्हारा इनकम जीरो है, मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारा इनकम जीरो है तुम्हारा कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो इफ इट इज पॉजिटिव देन कहाँ से वो होगा? तब तुम्हारा सेविंग्स निगेटिव हो जाएगा. तो हम लोगों को देखो पता है कि इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. सो इफ योर इनकम इज जीरो देन सपोज यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, तो तब तुम्हारा सेविंग क्या होगा? अगर तुमको जीरो बनाना है तो सेविंग क्या होगा? -100. तो 100 minus 100 is equals to 0. So when your income is zero, your consumption is positive, and whatever you are going to consume, that will come from your negative saving. कैसे? देखो, सपोज अभी मेरा इनकम एकदम जीरो है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरा कंजम्पशन सपोज 50 रुपीज है, तो वो 50 रुपीज कहाँ से आएगा? मेरा जितना भी सेविंग्स था मैं वहां से विड्रॉ करूंगी. ठीक है, तो मैं मुझे कितना विड्रॉ करना पड़ेगा? इनकम एकदम भी नहीं, कंजम्पशन कितना कर रही हूँ? 50. तो सेविंग क्या होगा? -50. जितना भी कंजम्पशन होगा सेविंग उसका ठीक माइनस होगा जब तुम्हारा इनकम जीरो होगा. और जब तुम्हारा इनकम जीरो होगा तब तुम जितना कंजम्पशन करोगे, इनकम जीरो होने के टाइम तुम जो कंजम्पशन करोगे उस कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन. सो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू जीरो वी विड्रॉ फ्रॉम आवर पास्ट सेविंग्स और बोरो फ्रॉम अदर्स. अगर तुम पास्ट सेविंग्स तुम्हारा नहीं है तो तुम किसी और से लोगे. Thus, there is always some minimum level of consumption even when your income is zero, and that consumption is known as autonomous consumption. अब what is savings? Savings, देखो, it is a component of income again, and it can be negative when the level of income is low. अगर तुम्हारा consumption ज़्यादा है income के comparison में, तब तुम्हारा savings negative में जाएगा. ठीक है, अब इस चीज को हम लोग शेड्यूल के साथ समझ सकते हैं. मैंने यहाँ पे पेज नंबर दिया था और बोला था बुक से करने के लिए, तो बुक से कर लेना वो चीज. मैं ये आंसर समझा देती हूँ तब तुम्हारा सारा चीज समझ आएगा तुम लोगों को. तो अब देखो,
ये आंसर में क्या है कि हाउ वी विल डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के हेल्प से इक्विलिब्रियम में हम लोग कब जाएंगे, जब हम लोगों का डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा। याद रखना कि अगर डिमांड और सप्लाई के हेल्प से तुमको इक्विलिब्रियम दिखाना है तो इक्विलिब्रियम में कब जाएगा कोई इकोनॉमी, जब उसका डिमांड और उसका सप्लाई इक्वल होगा। तो हम लोगों ने पहले देखा कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, इट इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। दोनों साइड में सी सी है तो वो सी सी अगर कैंसिल हो गया तो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सेविंग। नाउ देखो ये शेड्यूल है। इनकम कितना है, इनिशियल इट इज 0, देन 100, 200, 300, इनकम इज इंक्रीजिंग अप टू 600, कंजम्पशन इज 100। कंजम्पशन किस रेट में बढ़ रहा है, 50-50 करके, सीख लेना ये चीज। एगुला देखो 100-100 করে বাড়ছে আর এটা 50-50 बढ़ছে। तो इनकम 0, 100, 200 इजी है, बस याद रखना कि इनकम को 100 से इंक्रीज करना है, 0 से स्टार्ट होगा। कंजम्पशन 100 से स्टार्ट होगा, 50-50 करके इंक्रीज होगा, 100, 150, 200, 250 लाइक दिस। लास्ट वन विल बी 400। इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल होता है तो इन्वेस्टमेंट इक्वल रहेगा। अब सेविंग्स क्या होगा, इनकम 0 है, कंजम्पशन 100 है, सेविंग्स क्या होगा -100, क्योंकि एकदम भी इनकम नहीं है, स्टिल यू आर कंज्यूमिंग 100 रुपीज, दैट मीन्स savings will be -100। consumption 100 है, इनकम 100 है, कंजम्पशन इज 150। मेरे पॉकेट में 100 रुपया है, मार्केट में जाके मैंने 150 खर्चा कर लिया, तो एक्स्ट्रा जो 50 है वो कहाँ से विड्रॉ करूंगी, सेविंग से, तो वो कितना होगा -50। इनकम 200, कंजम्पशन इज ऑल्सो 200, दोनों अगर इक्वल हुआ, जितना पॉकेट में था सारा खर्चा कर लिया कंजम्पशन में, सेविंग्स होगा नहीं होगा, वो होगा 0। Income is 300, consumption is 250, then 300 minus 250 is 50, 400 minus 300 is 100, 500 minus 350 is 150, 600 minus 400 is equals to 200. Now, we will find aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand is equals to C plus I. This is C, this is I. 100 plus 100, 200. 150 plus 100, 250. 200 plus 100, 300. So keep this in mind that aggregate demand is equals to C plus I. What about aggregate supply? Aggregate supply is equals to C plus S. So this is C, this is S. 100 minus 100, 0. 150 minus 50, 100. 200 minus 0, 200. Like this. Once you have found aggregate demand, aggregate supply, then we will compare this two and then we will write in the remark section. See, देखो यहाँ पे 200 है, ये 0 है, that is aggregate demand is greater than aggregate supply. Here also demand is more compared to that of supply. Demand 300, 200, again demand is more compared to supply. 350, 300, demand is more compared to that of supply. 400, 400. That means your aggregate demand is equals to aggregate supply. After this point, 450, 500. Demand is less, supply is more. Demand is less, supply is more. So, in the first 4 cases, your aggregate demand is more than aggregate supply. Here, your aggregate demand is equals to aggregate supply. And in the last two line, your aggregate demand is less than aggregate supply. So, when this will form, that is when your aggregate demand will be equals to aggregate supply, we will attain the equilibrium point. But before reaching this point, when your demand is more compared to that of your supply, what will happen? See, suppose you are a producer. Okay, consider yourself as a producer and think about the situation that in your shop your demand of the product is more compared to that of your supply that you have in your shop. ठीक है, तुम्हारा शॉप में जो सप्लाई है उसके कंपैरिजन में मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तब तुम क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, क्योंकि तुमको वो एडिशनल डिमांड को मीट करना है। और डिमांड को अगर तुमको मीट करवाना है, तुमको अगर तुम्हारा सप्लाई को इंक्रीज करना है,
तब तुम क्या करोगे, ऑलरेडी सी योर डिमांड इज मोर कंपेयर टू दैट ऑफ योर सप्लाई, मतलब तुम्हारे पास ज्यादा स्टॉक नहीं है, और इसको अगर तुमको इंक्रीज करना है एडिशनल डिमांड को मीट करने के लिए, तुम क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करोगे टू इंक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ योर शॉप. क्लियर? सो if the employment increases, then income also will increase. So when your aggregate demand will be greater than your aggregate supply, level of income and employment both will increase. यहाँ पे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, मीन्स तुम्हारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड उतना नहीं है, तो तुम क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट को कम कर दोगे, और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो इनकम भी कम हो जाएगा. ठीक है, देखो दोनों चीज में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है. तो अल्टीमेटली यू विल सेटल डाउन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेर योर एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. नाउ एग्रीगेट डिमांड देखो, जब तुम्हारा इनकम 0 है, एग्रीगेट डिमांड इज 200. That means this side we are measuring income and this is your 0 point. So when your income is 0, your aggregate demand is more, that is 200. तो your aggregate demand curve will start above the origin, और जैसे जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है. सो योर एग्रीगेट डिमांड विल स्टार्ट above the origin, that is when your income is 0, your aggregate demand is 200. So suppose this particular point is 200 and it is an upward sloping line, because as your income is increasing, your demand also increases. Now when your income is 0, your aggregate supply is 0 and it is also increasing. But एक चीज याद रखना कि डिमांड जिस रेट में बढ़ रहा है, एग्रीगेट सप्लाई उससे ज्यादा रेट में बढ़ रहा है. नो डाउट ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये 200 है, लेकिन आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट दोनों इक्वल हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो डिमांड कर्व जो है वो थोड़ा फ्लैट होगा और सप्लाई कर्व जो है वो 0 से स्टार्ट होके बहुत जल्दी इंक्रीज होता है ऐसे. तो बीच में एक पॉइंट आता है जब तुम्हारा डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होगा, और उसके बाद तुम्हारा सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड कम होगा, और इस पॉइंट से पहले तुम्हारा डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा. सो this is your equilibrium point when your aggregate demand curve and your aggregate supply curve are intersecting. That means your demand is equals to your supply. Before reaching this point, that is this particular part, your demand is more, that this is your demand curve and this is your supply curve. So before reaching this point, your aggregate demand is more compared to that of your aggregate supply. And after reaching this point, your aggregate demand becomes less and your supply becomes more. Both the situation is not good for the economy. ठीक है, क्यों नहीं है, देखो ये सिचुएशन तुम बोल सकते हो कि ये सिचुएशन अच्छा है क्योंकि यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों इंक्रीज होता है, बिकॉज डिमांड इज मोर. But then if the income of the economy increases in general, because we are talking about macroeconomics, तो total income बढ़ेगा इकोनॉमी का. So if the income of the economy increases, then people will have more money in their hands, and as a result they will further demand more product and inflation will be there in the economy. Prices बढ़ जाएगा, क्योंकि अचानक अगर डिमांड बढ़ गया ना, तो डिमांड बढ़ने से लोग क्या करेंगे, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वो लोग इंक्रीज कर देंगे. तो इफ डिमांड अचानक से बढ़ गया कंपेयर टू दैट ऑफ सप्लाई, तब हम लोगों का इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो डिमांड और ज्यादा बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो देयर विल बी इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. सो दोनों सिचुएशन इकोनॉमी के लिए खराब है. तो अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी, वेयर योर एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल्स टू aggregate supply. Clear? So this is how an economy attains equilibrium with the help of aggregate demand and aggregate supply approach. Individually तुम लोग देख लेना, कोई भी बुक में मिल जाएगा कि डिमांड कर्व का शेप ऐसा होता है तब सप्लाई सिन में नहीं आएगा, सप्लाई कर्व का शेप ऐसा होता है तब डिमांड सिन में नहीं आएगा. वो सब तुम लोग कर लेना, मैंने एक साथ दोनों को समझा दिया. एग्रीगेट सप्लाई का शेप ऐसा होता है,
तो एग्रीगेट सप्लाई का शेप तो ऐसे है, तो डिमांड भी इस तरीके का होगा। दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरीके का शेप आएगा। अल्टीमेटली जब वो दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेगा वो हम लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, एंड दिस विल बी द इक्विलिब्रियम income, and this is how we attain equilibrium with the help of aggregate demand and aggregate supply approach. Now students, this is how equilibrium income is determined with the help of aggregate demand and aggregate supply approach. समझ नहीं आता है तो रिवाइंड कर करके देखना, और तब भी अगर प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, देयर इज नो इश्यूज। ओके, थैंक यू।